नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लीगल भूत में। और मैं हूं आपका दोस्त लीगल भूत। आशा है आप सब सही, मस्त, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके ऊपर भी झूठा 498 ए आईपीसी का केस हो गया है तो उसके क्रॉस क्वेश्चनिंग में आप अपनी पत्नी, उसके गवाह, उसके रिश्तेदारों से क्या क्या क्वेश्चंस पूछेंगे। अब इसमें एक बात तो क्लियर है कि अगर आपके ऊपर झूठा 498 ए आईपीसी का केस हुआ है तो उसने जाहिर सी बात है अपने रिश्तेदारों, अपने भाई बंधुओं, अपने माँ बाप को ही उसमें गवाह बनाया होगा। अब अगर केस झूठा है तो उसमें आपको प्रूव करना है कि ये केस झूठा है, ये सारे आरोप झूठे हैं, और आपकी पत्नी को साबित करना है कि ये केस सच्चा है और मेरे बयान, मेरे आरोप सारे सच्चे हैं। अब आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हम पूछें जिससे कि उसके गवाहों से हम जब वो क्वेश्चन पूछेंगे तो हम ये साबित कर पाएँ कि सारे जो आरोप उसके द्वारा हम पे लगाए गए हैं वो सारे झूठे हैं, और जिससे कि हम इस लड़ाई को जीत सकें। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें, और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, जिससे कि फ्यूचर में आपके लिए अगर मैं ऐसी कोई वीडियो लेके आऊँ तो सबसे पहले आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके और आपके पास सबसे पहले जानकारी पहुँच सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अब इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आपके ऊपर एफआईआर हुई है उसमें जो आरोप आपके ऊपर लगाए हुए हैं वो एक बार आप शांति से बैठ के अपने मन को एकाग्र करके सब कुछ पढ़िए। और जेन्युइनली मैं आपको बता रहा हूँ कि आप उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें प्राप्त कर लेंगे जिससे कि आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे और सामने वाले के आरोपों को आप झूठा साबित कर सकते हैं। अब कई बार एफआईआर में ऐसा होता है कि जो आरोप आपके ऊपर लगाए हुए हैं, जो घटनाएं उसमें दिखाई गई हुई हैं, उसमें टाइम, समय, जगह का पूरा पूरा डिटेल्स उसमें दिया गया होता है। और कई बार ऐसे आरोप होते हैं जिनमें कि घटना का टाइम, पता, समय कुछ भी ऐसा नहीं दिया हुआ होता है। तो सबसे पहले आपको ऐसे वाले क्वेश्चंस जिन्हें में ज़रूर पूछने हैं जहाँ पे उसके आरोपों और घटनाओं का आपको समय, तारीख और उसका जगह ज़रूर उससे पूछनी है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उसने कोई ऐसी घटना लिखी हुई है कि मुझे मेरे ससुराल वालों ने और मेरे पति ने मारा पीटा और घर से निकाल दिया, तो सबसे पहले आपको उससे वहाँ पे घटना का समय, तारीख और जगह ज़रूर पूछनी है। और कोशिश करिए कि आप ऐसे वाले क्वेश्चन पूछें जिसमें कि उसका जवाब हाँ और ना में खाली निकल के आए। अब इसी के संबंध में हम बात कर लें कि अगर जैसे आप पहला क्वेश्चन आप उससे पूछते हैं कि आपके साथ ये घटना हुई, मारपीट हुई, किस दिन हुई, किस समय हुई, घर में कौन कौन था। अगर वो ज़्यादा डिटेल में आपको बताने लगे तो आपको कहना है कि आप हाँ और ना में जवाब दीजिए कि किस दिन आपके साथ ये घटना हुई। जैसे ही आप उससे समय, दिनांक और जगह पूछेंगे, हो सकता है आप उस टाइम पे किसी और जगह पे हों और वहाँ का एविडेंस आप निकाल के दे सकते हैं कोर्ट में अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कि जिस घटना और जिस समय का जिक्र ये कर रही हैं उस समय आप वहाँ पे अवेलेबल थे ही नहीं। और ये बात तो है कि अगर झूठ है तो झूठ को याद रखना पड़ता है। अब कितना भी उसको रट के आ जाओ, आपको याद रखना पड़ेगा। और आप क्वेश्चंस जब इस तरह से पूछोगे तो कहीं ना कहीं झूठ में कॉन्ट्राडिक्शन आएगा। एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बोल रहा हूँ कि सच को याद नहीं रखना पड़ता है। अगर आप सच्चे हैं, आपके आरोप सच्चे हैं, आपके सामने वो घटना हुई है, तो आप उस घटना को बहुत ईजिली बता पाएंगे और सारे क्रॉस क्वेश्चनिंग जितनी भी आपसे की जाएगी वो सब सच्ची होगी और उसमें कहीं कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगा। इसी के संबंध में आपने एक बहुत सुपरहिट मूवी आपने देखी होगी, दृश्यम, जिसमें जो हीरो हैं उसमें मिस्टर अजय देवगन, वो अपनी पूरी फैमिली के साथ उस पूरे झूठ को जीते हैं जिससे कि वो ज़्यादा अच्छे से अपने सारे दृश्यों को, अपने सारी घटनाओं को याद रख सकें। लेकिन जहाँ पर घटनाएं बनाई गई हैं, फ्रेम की गई हैं, झूठ बोला गया है, वहाँ पे इसको याद रखना बहुत ही मुश्किल है और इसमें कॉन्ट्राडिक्शन के पूरे पूरे चांसेस हैं। दोस्तों, ऐसे ही एक मुकदमे में हमने देखा कि पत्नी ने अपने बयानों में लिखा था, अपने आरोपों में लिखा था कि मुझे मारा पीटा गया और मुझे गंभीर चोट आई। तो वहाँ पर क्रॉस क्वेश्चन इस तरीके से बनाया गया कि आपको किसने मारा, किस समय पे मारा, ये घटना किस समय की है। तो पत्नी ने बताया कि उस टाइम मैं घर में थी और मेरी सासू माँ ने मुझे गिलास फेंक के मारा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन था कि गिलास कांच का था कि स्टील का था। उन्होंने कहा कांच का था। अच्छा ठीक है, जब आपको गिलास लगा तो कितनी चोट लगी? मुझे चोट लगी, मुझे खून निकलने लगा, मैं वहाँ घर से चली गई। जब आप घर से गई तो आप कैसे गई? मैं बस से गई। ठीक है, आपने उस वक्त क्या पहना था? मैंने सूट सलवार पहना था। ओके, आपके पास पैसे कहाँ से आए? बस का टिकट आपने कैसे खरीदा? अच्छा ठीक है, जब आप घर पहुंची तो सबसे पहले आपने क्या किया? मैंने जाके अपनी मम्मी को बताया कि मेरे साथ ये सब हुआ है और मेरे साथ मारपीट हुई है, मैं घर से आ गई हूँ। अच्छा, उसके बाद आपकी मम्मी ने क्या कहा? मम्मी ने मुझे कहा कि ठीक है, हम पुलिस थाने चलते हैं। हम पुलिस थाने चले गए, हमने कंप्लेंट करा दी। कितने बजे कराई? 2 बजे कराई। आप घर कितने बजे पहुँचे? मैं घर 1:45 पहुँची। ठीक है, तो आपकी उस चोट का क्या हुआ जो आपके माथे में गिलास लगा था और वहाँ से खून निकल रहा था? तो पत्नी ने जवाब दिया कि उस पे तो मेरी मम्मी ने हल्दी और तेल लगा दिया था, खून बंद हो गया था। तो यहाँ पर यह प्रूव हो जाता है कि चोट जो थी वो गंभीर नहीं थी। तो अब यहाँ पे जो गंभीर चोट की धारा है वो आपसे ऑटोमेटिक ही हट जाएगी।
तो क्रॉस क्वेश्चनिंग आपको इस तरह से करनी है जिससे कि आप झूठ को पकड़ पाएँ। सामने वाले को आपको उसी की ही बातों में उलझाना है और सच को किसी भी तरह से बाहर निकालना है। अब यहीं पे अगर आरोप है कि मेरे साथ मारपीट की गई थी, तो आप कह सकते हैं जब आपके साथ मारपीट हुई थी तो आपने शोर मचाया था? वो कहेगी कि नहीं, मैंने, वो ऐसा कह नहीं सकती है कि मैंने शोर नहीं मचाया था, उसे कहना पड़ेगा मैंने शोर मचाया था। क्योंकि अगर किसी की पिटाई हो रही है तो वो शोर तो मचाएगा। अब अगर शोर मचाएगा तो अगल-बगल से लोग भी आएँगे। तो अगर उसने अननेसेसरीली किसी एक ऐसे आदमी का नाम लिखाया कि वो आया था और उसके बाद से आप उसे वहाँ पे बुलाते हैं, तो वो सामने से आके डिनाई कर देगा कि नहीं, ऐसा कोई शोर नहीं मचाया गया था, कोई ऐसी घटना नहीं हुई थी। तो अब वो अपने ही बयानों में झूठी साबित हो जाएगी। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि अगर आप लड़की के पिताजी गवाही में आते हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपने शादी में कितना पैसा खर्च किया था। और अमूमन ये होता है कि एफआईआर में यही लिखाया जाता है कि हमने 50 लाख, 40 लाख, 80 लाख रुपए खर्च किए थे, जबकि इतना खर्चा नहीं होता है, बढ़ा चढ़ाकर ही उसको दिखाया जाता है। तो अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो सकता है, आपके पास कहाँ से आया इतना पैसा, आपके पास कहाँ से आया? तो अमूमन लोग यही कहते हैं कि मेरे पास कैश पड़ा हुआ था। क्योंकि अगर उससे पूछा जाए कि आपने कैश विड्रॉ किया था तो उसे वहाँ पे स्टेटमेंट देने पड़ जाएंगे, रिकॉर्ड्स देने पड़ जाएंगे। तो अब यहाँ पर वो कहेगा मेरे पास कैश ही पड़ा हुआ था। तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं कि क्या आपने अपने आईटीआर में शो किया था, या आपने अपने पीएनएल में, या फिर अपने बैलेंस शीट में, जो भी जिस बिज़नेस से भी आपने कैश अवेल किया था, उसका आप हमें एविडेंस दे दीजिए। तो यहाँ पे लड़की के पिताजी 100% वहाँ पे गलती कर जाएंगे। और कई बार ऐसा भी होता है कि लड़की कहती है 40 लाख खर्च हुए हैं, लेकिन पिताजी कहते हैं 60 लाख रुपए खर्च हुए हैं, भाई कहता है 80 लाख रुपए खर्च हुए हैं। तो यहाँ पे भी उनके बयानों में कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है। अब यही होता है झूठ बोलना, लिखना, लेकिन उसको प्रूव करना बहुत ही मुश्किल होता है। और यहाँ पे कई बार आईओ साहब भी अच्छे से जवाब नहीं दे पाते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने भी झूठ लिखा होता है तो उनकी भी टांगें काँपने लगती हैं। कोई भी ऐसा नहीं चाहता है कि मैं केस में फंस जाऊँ। कोर्ट के सामने आपको उस टाइम पे पता चलता है कि सच और झूठ की क्या कीमत होती है। अब कई बार ऐसा भी होता है, आप उनसे पूछ सकते हैं जब आपके साथ मारपीट हुई थी तो क्या आपने मेडिकल कराया था? आपने मेडिकल क्यों नहीं कराया था? मेडिकल इतना लेट क्यों हुआ? अच्छा, वो कह सकती है कि मैं तो घबरा गई थी, मेरे साथ मारपीट हुई, मुझे घर से निकाल दिया, मैं अपने मायके चली गई। लेकिन वहाँ पे जब आपने अपने मायके वालों को बताया, जब आपने अपनी मदर को बताया, तो वो तो आपको ले जा सकती थी मेडिकल कराने। कई बार ऐसा भी होता है कि मायके जाने के 1-1 साल, 1.5 साल बाद एफआईआर लिखाई जाती है। तो आप वहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, ये भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इतनी देरी क्यों हुई एफआईआर दर्ज कराने में। कई बार ऐसा भी होता है कि एफआईआर कराने से पहले उन्होंने कोई कंप्लेंट की होती है और उस कंप्लेंट में उन्होंने सिर्फ आप ही के खिलाफ आरोप लगाए हुए होते हैं। लेकिन बाद में जब एफआईआर कराई जाती है तो उस टाइम पे वहाँ पे अक्यूज भी बढ़ा दिए जाते हैं, क्योंकि उनका मानना ये होता है कि जितने ज़्यादा रिश्तेदारों को फंसाओगे उतने ज़्यादा जल्दी लड़का सेटलमेंट पे आएगा या फिर हमारी मनमानी मुरादें पूरी करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो पहली वाली कंप्लेंट है उसमें बाकी अक्यूज नहीं होते हैं, लेकिन बाद में रिश्तेदारों को, माता पिता को, बहनों को, सबको अक्यूज बना लिया जाता है। तो यहाँ पे आप ये भी प्रूव कर सकते हैं कि यहाँ पर इम्प्रूवमेंट ऑफ फैक्ट्स है। आप पूछ सकते हैं उस टाइम पे जो आपने कंप्लेंट कराई थी उसमें तो बाकी के नाम नहीं थे, इस बार सबके नाम क्यों हैं, आपको बाद में याद आया? तो मेरे भाइयों, क्रॉस एग्जामिनेशन ही एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आप पूरा खेल बदल सकते हैं। आप पूरा का पूरा केस अपने फेवर में ले सकते हैं। जब एक केस में डिसीजन आता है तो वहाँ पर क्रॉस एग्जामिनेशन को, गवाहों के बयानों को, जिरह को ही जजमेंट में लिखा जाता है और वो ही पूरा का पूरा आधार बनते हैं आपका कन्विक्शन का और आपके एक्यूटल का। अपने क्रॉस में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पत्नी से और उसके गवाहों से पूछिए और सच को बाहर निकालने की पूरी पूरी कोशिश करिए। आपके मुकदमे को आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है। आपने उस पूरी घटना को जिया है और आप सच्चे हैं, आपने उस घटना को सच्चाई से देखा है। लेकिन सामने वाले ने अगर घटना को फ्रेम किया हुआ है तो आप उसे 100% झूठा साबित कर देंगे। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह से हमें क्रॉस क्वेश्चनिंग करके सच को बाहर लाना है और झूठे लोगों को बताना है कि वो झूठ बोल रहे हैं, और कोर्ट में अपने सच्चाई को साबित करना है और अपने आप को इन झूठे आरोपों और झूठे केस से बरी करना है। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे कि आपको सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक शेयर करते हैं, तो इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाकर आप लोगों की मदद कर सकूँ और इस सच्चाई की मुहिम को आगे चला सकूँ। धन्यवाद।